Hello students, today we shall continue the chapter pair of linear equations in two variables of class 10th mathematics. This is part 7. पिछली वीडियो लेसन में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का जो एक एल्जेब्रिक मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको सीखा था. आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जिनको सॉल्व करते समय कुछ ऑड रिजल्ट्स आते हैं. उन ऑड रिजल्ट्स का जो इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जो अजीब तरह के रिजल्ट सामने आते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं. तो क्वेश्चन लेते हैं जिनमें जो रिजल्ट है वो किस तरह का आता है उसे हम समझेंगे. क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें पेंसिल की कॉस्ट और जो इरेजर की कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है. तो लेट अस फर्स्ट रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली. तो यहाँ पर जो है हम पहले ले लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है उसको ले लेते हैं लेट अस सपोज ₹X, और जो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, एक इरेजर की जो कॉस्ट है उसको मैं ले लेता हूँ ₹Y. अब यदि मैं मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो चूंकि 2 पेंसिल्स है तो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएगी 2X और 3 इरेजर्स की कॉस्ट हो जाएगी 3Y. तो 2X प्लस 3Y टोटल कॉस्ट हो गई, और ये टोटल कॉस्ट दे रखी है 9 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो एक इक्वेशन तो ये बन गई. दूसरा जो 4 पेंसिल्स, तो 4 पेंसिल्स की कॉस्ट हो गई 4X, और जो 6 इरेजर्स है तो 6 इरेजर्स की कॉस्ट हो गई 6Y, और इनका सम किया तो 4X प्लस 6Y इज इक्वल टू 18. ये दूसरी इक्वेशन हो गई. अब ये 2 इक्वेशन हमारे पास है, इनको हमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से हम x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैं पहली इक्वेशन है और उससे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ. सो 3y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 2x, और यहाँ से जो है y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3. ये हमने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर ली सॉल्विंग इक्वेशन 1. और लेट अस सपोज ये जो इक्वेशन है उसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब हम इक्वेशन 3 से y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इक्वेशन 3 से जो है y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आई थी, 9 माइनस 2x अपॉन 3, 9 माइनस 2x अपॉन 3, ये थी इक्वेशन नंबर 3. और इक्वेशन नंबर जो 1 है वो है, इक्वेशन 1 को हमने सोल्व करने से ही ऑब्टेन की थी. और इक्वेशन 2 है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18. तो उसको लिख देते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18. चेक कर लेते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, और ये है 9 माइनस 2x अपॉन 3. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो इक्वेशन 1 को y के लिए सोल्व करने पर हमारे पास आया था वो ये है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी y है इस y की जगह, ये जो y है यहाँ y है, इस y की जगह हम ये y की ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो हम इस y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो केवल एक वेरिएबल में हो जाएगी. जैसे यहाँ y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 और इज इक्वल टू 18. ये मैंने सोल्व कर लिया. इसके बाद इसमें हम जो है ये इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और फिर जो है हम इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं. ये हो रहा है 4x प्लस 18 माइनस 4x इज इक्वल टू 18. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 4x वाला पार्ट है, ये जो 4x है ये तो इससे कैंसिल हो रहा है. तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 18 इज इक्वल टू 18. हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 18 इज इक्वल टू 18. तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन हम यहाँ एक ऐसे रिजल्ट पर पहुँच रहे हैं
जहाँ हमें x की वैल्यू तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो है 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा है, यानी एक ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है हमें। एक तरह से स्टेटमेंट तो ट्रू है कि 18 इज इक्वल टू 18 होता है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए था, x की वैल्यू, कॉमन वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल नहीं रही है। लेकिन अब यदि ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस स्टेप को मैं चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये जो 4x में से 4x को माइनस किया तो 0 टाइम्स x आ गया और प्लस 18 इज इक्वल टू 18। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 4x, जैसे यहाँ 4x है, यहाँ भी 4x है और ये 4 माइनस 4 0, तो 0 टाइम्स x प्लस 18 इज इक्वल टू 18 भी लिख सकता हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तब भी 18 इज इक्वल टू 18 ही आएगा, यदि मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तब भी 18 इज इक्वल टू 18 ही आएगा, क्योंकि वट एवर वैल्यू वी सब्सटीट्यूट फॉर x, दिस एंटायर वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 बिकॉज x इज मल्टीप्लाइड हियर विद 0। तो 0 टाइम्स x है और x की एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ये पार्ट हमेशा ही 0 रहेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब है कि x कैन अज्यूम एनी वैल्यू, x कैन टेक एनी वैल्यू या x कैन अज्यूम एनी वैल्यू। अब जब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो जो x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की भी मुझे वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो यहाँ y की भी वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू सपोज हाफ ले लेता हूँ तो y की वैल्यू भी मिलेगी। इसका मतलब है x की हर कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं और x की कोई वैल्यू लेंगे तो हमें y की भी कोई भी वैल्यू मिलती रहेगी। इसका मतलब है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो एक नहीं है, नॉट स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो ये जो कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए मैं सॉल्व करने के बाद उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं रहता है और एक ट्रू स्टेटमेंट मिल जाता है, जैसे कि यहाँ मिल रहा है 18 इज इक्वल टू 18, तो कोई ट्रू स्टेटमेंट यदि हमें मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम डायरेक्टली कह देंगे कि द गिवन टू इक्वेशंस, दीज टू इक्वेशंस जो हमने यहाँ लिखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, दीज टू इक्वेशंस आर विल बी सेटिस्फाइड बाई मेनी वैल्यूज फॉर x एंड y। यानी x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, लेकिन एक ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है और वो ट्रू स्टेटमेंट इस बात का इंडिकेशन है कि जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिटली मेनी है। तो हम लिखेंगे देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो लिख देते हैं यहाँ पर x कैन टेक एनी वैल्यू, सो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये है। अगर हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा और वो ट्रू स्टेटमेंट आएगा तो हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि जो सॉल्यूशंस है वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। और हम यहाँ देख सकते हैं वैसे भी कि ये जो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ यदि मैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कैलकुलेट करूँ, यहाँ देखिए यदि मैं a1/a2 कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ आता है 2/4। ये तो a1 हो गया x का कोफिशिएंट 2 और ये a2 हो गया 4, तो 2/4 इसको सोल्व करने पर आ रहा है हाफ। इसी तरह से यदि मैं b1/b2 फाइंड आउट करता हूँ तो b1/b2 आ रहा है y के कोफिशिएंट्स यानी 3/6, यहाँ आ रहा है हाफ। और यदि मैं c1/c2 कैलकुलेट करता हूँ तो इसको राइट साइड में लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा, तो -9 तो हो गया c1 और इसको भी लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा तो -18 हो गया c2, तो ये वापस आ रहा है हाफ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 ऑल आर फाउंड टू बी इक्वल, और ये कंडीशन होती है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस की। तो जो एल्जेब्रिक कंडीशंस है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यदि हम ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो हमें x या y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलनी है, एक ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा और वो ट्रू स्टेटमेंट इस बात का इंडिकेशन होगा कि x और y की बहुत सारी वैल्यू है जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। इस पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली कोई भी set of values for x and y, that values for x and y which are satisfying equation 1 will also satisfy equation 2, क्योंकि ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो आइडेंटिकल इक्वेशन ही है। क्योंकि यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, इस इक्वेशन 2 में से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y हो जाएगा। 2 को राइट साइड में अगर भेज देते हैं तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यानी कि इक्वेशन 2 इज रेड्यूसिबल इन इक्वेशन 1। तो एक तरह से देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि दीज टू इक्वेशंस आर डिपेंडेंट इक्वेशंस। जो हम
पढ़ते हैं, जब भी इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होता है तो वो जो इक्वेशंस होती है वो डिपेंडेंट इक्वेशंस होती है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये, और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस है। यदि इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कॉन्सिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक तो ये सिचुएशन आ सकती है। और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो रेल है और वो इन दो इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है। अब क्वेश्चन है, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर इफ द टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू इक्वेशंस, और वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन है क्या। इफ कॉमन solution is there, then definitely that common solution will represent common point of intersection, और यदि कॉमन सॉल्यूशन आ जाता है तो डेफिनेटली द टू रेल्स विल क्रॉस ईच अदर। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है वो है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं पहले सोल्व कर लेता हूँ फॉर x। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 माइनस 2y, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसमें जो x की वैल्यू आई हमारे पास, ये जो भी वैल्यू आ रही है x की 4 माइनस 2y, ये हम इस x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि जो है एक वेरिएबल हट सके। जो x है इस x की जगह मैं 4 माइनस 2y रख देता हूँ, 4 माइनस 2y। तो जैसे ही मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया 4 माइनस 2y से, तो हमारे पास जो इक्वेशन मिल रही है वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई है, जिसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 2 4 जा 8 और ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम फिर से देख रहे हैं कि यहाँ हम इसको सोल्व करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो 4y और 4y तो कैंसिल आउट हो गया, और यदि 4y कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट है माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन माइनस 4 तो इसके 0 के कभी इक्वल होता ही नहीं है, तो हम एक ऐसे रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, जो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ पहुंच गए हम। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है वो हम समझ लेते हैं। फिर से हम यहाँ से ध्यान से देखें कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये जो माइनस 4y प्लस 4y को हमने कैंसिल आउट किया, इसकी जगह हम लिख देते हैं 0 टाइम्स y, क्योंकि 0 इंटू वाई भी लिख सकते हैं, ये 0 ही होता है। तो ये मैं पूरी तरह से y को एलिमिनेट न करके 0 टाइम्स y लिख देता हूँ, और ये 8 माइनस 12 को लिख देता हूँ माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि y की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ, जैसे 1 2 3 4, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही माइनस 4 रहेगा, जो राइट हैंड साइड के कभी इक्वल हो नहीं सकता। फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ y दिस इक्वेशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी y की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कभी इक्वल नहीं होगी। तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, नो वैल्यू ऑफ y, नो वैल्यू ऑफ y will satisfy this equation, let it be 3, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को जो है y की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, और यदि y की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि कोई भी y की वैल्यू हमें मिली नहीं, एक तरह से देखा जाए तो। जब इस फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि इसमें हमें सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है, तो इस वाली कंडीशंस में हम क्या कहेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टू इक्वेशंस। तो हम यह जो दो इक्वेशंस थी x प्लस 2y माइनस 4, इसको फिर से लिख देता हूँ। एक तो इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y, x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो पहली इक्वेशन थी। और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो देखिए आप, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 4y माइनस 12 है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन।
तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है, एक x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12y इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास रिजल्ट आया था -4 इज इक्वल टू 0। देखिए -4 इज इक्वल टू 0, और ये जो -4 इक्वल टू 0 जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। तो जब भी हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं और x और y दोनों ही वेरिएबल गायब हो जाते हैं, अगर वो ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट होता है तो हमने ऊपर का क्वेश्चन देखा था कि उसमें इन्फिनिटेसिमली सॉल्यूशंस होते हैं। और यदि मान लीजिए जो है कंडीशन इस तरह की आती है जो कभी ट्रू हो नहीं सकती, जैसे -4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यदि फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका मतलब हुआ कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो देयर विल बी नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर विल बी नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यदि कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो वो जो दो रेल्स है दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि द टू रेल्स विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, तो द रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। The rails will not cross each other। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कि हम सॉल्व करने पर एक फॉल्स स्टेटमेंट तक पहुंच जाएं, और हमें जैसे ही फॉल्स स्टेटमेंट आता है हम कह देंगे कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यदि हम इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कह सकते हैं कि द रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर। रेल जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अब यहाँ पर ये जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते करते जो फॉल्स स्टेटमेंट आया उसके बेसिस पर लिखा है। यदि हम यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ x की कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 और यहाँ 2, तो 1/2। इसी तरह से जो b1/b2 है यहाँ रेशियो आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2, और एक रेशियो आ रहा है c1/c2, और यहाँ हम सॉल्व करते हैं c1/c2 कितना आता है, ये आ रहा है 1/3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल है, क्योंकि 1/1/2, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो दिस इज द कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू नो सॉल्यूशन। तो द लाइन्स आर एक्चुअली पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइन्स, तो टू रेल्स आर एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर, सो दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ये हम डायरेक्ट भी कह सकते थे, लेकिन यदि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो हम इस तरह के ऑकवर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंच जाएंगे, और ये रिजल्ट भी इंडिकेट कर देगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।